नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। तो सेल में तो क्या होता है कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, और गुड्स जो है एक प्राइस की पेमेंट के बदले में गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जबकि बेलमेंट में क्या होता है कि गुड्स को एक पर्पज़ के लिए दूसरे पर्सन के पास गुड्स की जो है गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे ही वो पर्पज़ पूरा हो जाता है तो वो गुड्स वापस करनी होती है, ठीक है, जबकि सेल में वो गुड्स वापस नहीं करनी होती। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मॉर्गेज और प्लेज। तो मॉर्गेज और प्लेज क्या होता है? जब मूवेबल गुड्स को हम एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लोन लेना है, ठीक है, लोन लेना है तो ज्वेलरी जो है गिरवी रखी या शेयर्स गिरवी रखे, तो ये तो होता है क्या, प्लेज होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे ही आप लोन की पेमेंट कर दोगे तो वो जो गुड्स आपने एज ए प्लेज रखी हैं, ज्वेलरी रखी है या फिर शेयर्स रखे हैं या कुछ और चीज़ रखी है, तो वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है, ओनरशिप यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होती। जबकि मॉर्गेज में क्या होता है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, उसको एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है लोन लेने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मॉर्गेज होते हैं, मॉर्गेज कहा जाता है। तो मॉर्गेज में भी और प्लेज में भी, दोनों में ही गुड्स तो ट्रांसफ़र होती हैं लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, जबकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में डिफरेंस है। तो जहाँ हम पेमेंट गुड्स के लिए कर रहे हैं तो वो तो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और जब हम पेमेंट करते हैं एक पर्सन की सर्विसेज के लिए कि वो अपने स्किल यूज़ कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम ए ने बी से उसकी गाड़ी खरीदी। अब ए ने क्या किया कि ए ने गाड़ी खरीदी उसने 3 लाख की, ठीक है, ए गाड़ी खरीदेगा बी की 3 लाख में। अब बी ने क्या किया कि गाड़ी देने से पहले उस गाड़ी की पूरी तरह से क्लीनिंग करा दी, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करा दी, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो बी ने यहाँ मेहनत तो की है, लेकिन ए ने पेमेंट उस मेहनत के लिए नहीं की, उसने पेमेंट की है ए को गाड़ी खरीदने के लिए, एक गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब अगर ये गाड़ी बी एक गैराज में देता है 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद रिपेयरिंग के लिए, तो अब वो जो पेमेंट करेगा रिपेयरिंग के लिए, जो भी पेमेंट करेगा वो 10,000 20,000, तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। तो मेन बात ये देखनी है कि किस चीज़ के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। अगर स्किल्स के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, अगर आप गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अब यहाँ पे एक केस दिया हुआ है कि ली वर्सेस ग्रिफिन का केस है। इस केस में क्या था कि एक डेंटिस्ट ने फॉल्स टीथ, नकली दांत बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एक अपने पेशेंट के लिए उसने एक नकली दांत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो नकली दांत बनाएगा, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि जो पेशेंट है वो डॉक्टर की स्किल्स के लिए पेमेंट नहीं कर रहा कि वो किस तरह से नकली दांत बनाएगा, वो सिर्फ एक फॉल्स टीथ के लिए पेमेंट कर रहा है, ठीक है, नकली दांतों के लिए पेमेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे ये क्या कहा गया, इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे आपको कार के एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी ये नकली दांत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर नहीं है, यहाँ क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि वो टीथ के लिए पेमेंट कर रहा है, डॉक्टर की स्किल्स के लिए पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी तरह रॉबिन्सन वर्सेस ग्रेव्स के केस में क्या किया गया कि एक आर्टिस्ट ने ए के लिए एक पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जो पेंटिंग बनेगी तो वहाँ पे जो पेंटर है वो आर्टिस्ट है, वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेगा। तो वो जो स्किल्स वो देगा वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहेंगे उसे। ठीक है, जैसे आप अपनी कोई ड्रेस बनवाते हो या किसी पार्लर पे जाते हो तो अपनी स्किल्स शो करते हैं, टेलर है या ब्यूटिशियन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का असेंस क्या है, असेंस क्या है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना या एक्सरसाइज ऑफ स्किल्स, कि अपनी स्किल का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि गुड्स सब्जेक्ट मैटर होता है, मूवेबल गुड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। तो सेल में तो क्या होता है कि गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, अब पेमेंट आपको तुरंत भी मिल सकती है, थोड़े टाइम बाद में मिल सकती है। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें गुड्स तो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं सेलर के द्वारा बायर को, लेकिन गुड्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाती है। ठीक है, और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे होती तब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, अगर बायर कुछ डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में तो सेलर अपने गुड्स वापस ले सकता है। ठीक है, और वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो भी वापस नहीं दी जाएंगी। अब जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है बायर तो उस केस में उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि सेल में तो ओनरशिप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब मेन क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जो हायर परचेज है इसमें ट्रांसफ़र कब होती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर, और सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। राइट ऑफ सेलर, अगर जो बायर है वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो सेलर को क्या राइट है कि वो गुड्स को अपनी वापस ले सकता है। लेकिन सेल में क्या होता है, सेल में ऐसा कुछ इंस्टॉलमेंट तो होती ही नहीं है। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ पार्टी जो हायर परचेज है इसमें क्या होता है, जो बायर है वो किसकी तरह काम करता है, बेली की तरह। ठीक है, बायर एक बेली की तरह उसे काम करना होता है क्योंकि ओनरशिप अभी उसके पास गई नहीं। लेकिन सेल में जो बायर है वो क्या होता है, एक ओनर की तरह होता है। ऑप्शन ऑफ बायर, यहाँ बायर जो है वो गुड्स वापस कर सकता है। ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा, फिर फ्यूचर में फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा तो गुड्स वापस कर दे। लेकिन यहाँ पे बायर के पास गुड्स वापस करने का ऑप्शन नहीं होता। प्लेज और सेल बाय बायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो बायर है उसे लगता है कि वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर सकता तो वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता, ना प्लेज कर सकता कि वो ऐसा करके गुड्स की पेमेंट कर दे बाकी बचे। लेकिन सेल में ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, फिर है फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे क्या होता है, अगर बायर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता तो जो भी इंस्टॉलमेंट बायर ने पे किया है सेलर को, सेलर उनको क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है। ठीक है, और बायर से गुड्स वापस भी ले सकता है। लेकिन ऐसा सेल में नहीं होता, सेल में वो गुड्स वापस नहीं ले सकता।
तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है, ये करना है आपने अच्छे से, और किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है। ठीक है।